हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुंदर है अच्छा वर्मा की लिखी हुई कहानी वफा अब हम करेंगे का 82 भाग। आशुतोष और मानसी ने जो कहानी रणविजय को बताई वो सच में काफी परेशान करने वाली थी। आशुतोष और अनन्या के संबंध शुरू से ही कभी भी बहुत अच्छे नहीं रहे थे। बस परिवार के कारण दोनों एक साथ थे और इसी की मेहरबानी या फिर परिवार का दबाव था जिसके कारण शिवम और शिवांगी इन दोनों की जिंदगी में थे। पर अनन्या को कभी भी परिवार और बच्चों से प्यार नहीं था। सब कुछ नैना जी संभालती थी। शिवांगी के जन्म के बाद तो अनन्या का लेट नाइट पार्टी से आना कॉमन हो गया था, जिस बात को लेकर अधिकतर आशुतोष और अनन्या के बीच अच्छा खासा झगड़ा होता था। हारकर आशुतोष ने इस मैटर में बोलना ही छोड़ दिया था। इसी बीच एक रात ईशांत मलिक का फोन आशुतोष के पास आया। अपनी बीवी से मिलना चाहते हो तो होटल मूनलाइट के रूम नंबर 302 में चले आओ। ईशांत मलिक ने कहा, मुझे उससे मिलने की कोई जरूरत ही नहीं है। आशुतोष ने साफ इनकार किया। हदपति हो, दुनिया भर के मर्द अपनी बीवी को अपनी इज्जत के रूप में देखते हैं और तुम्हें अपनी बीवी से कोई मतलब ही नहीं। ईशांत मलिक ने मजाक उड़ाते हुए पूछा, जो चाहे समझ सकते हो, पर आइंदा से मुझे फोन करने की कोशिश भी मत करना। आशुतोष ने फोन काट दिया। आशुतोष उस वक्त मसूरी में एक डील कर रहा था। इस डील में उसके साथ मानसी भी आई हुई थी। अवस्थी की कंपनी का सारा काम अब धीरे धीरे मानसी देख रही थी और मंसूरी में जो उनका होटल बनने वाला था उसे मानसी को ही बनवाना था। मानसी इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज थी। आशुतोष केवल मटेरियल से लेकर हर चीज का एस्टीमेट बनवाने के लिए आया था। पूरे दिन की थकाऊ मीटिंग के बाद सब कुछ फाइनल हो चुका था। आशुतोष अब आराम करना चाहता था तो उसमें ईशांत मलिक के इस फोन ने उसकी चिंता को और बढ़ा दिया था। ईशांत मलिक का फोन आने के बाद आशुतोष काफी चिंता में पड़ गया था। अभी शिवांगी मुश्किल से 2 साल की थी। उसने अनन्या को फोन ट्राई करने की कोशिश की लेकिन अनन्या का फोन स्विच ऑफ बता रहा था। फिर उसके बाद उसने घर पर नैना जी को फोन किया। नैना जी खुद काफी परेशान थी। एक तो अधिराज जी की तबीयत ठीक नहीं थी और दूसरे उनसे अकेले दोनों बच्चे संभल नहीं पा रहे थे। आदित्य कहीं घूमने निकला हुआ था और नव्या किसी तरह से शिवम को अपने साथ बिठाकर उसका होमवर्क करवा रहे थे और साथ में अपनी पढ़ाई कर रही थी। आशुतोष, ईशांत और अनन्या ये तीनों एक बैच के स्टूडेंट थे। जाने क्या सोचकर अधिराज जी ने पढ़ाई के बीच में ही आशुतोष की शादी अनन्या से करवा दी थी। आशुतोष अनन्या को पसंद करता था। शायद ये बात अधिराज जी जान चुके थे। गंभीर स्वभाव का आशुतोष अपनी बात खुलकर कह नहीं पाता था, लेकिन अनन्या का झुकाव आशुतोष से ज्यादा बाइक रेस में था, जो कि उसका शौक ईशांत मलिक की बाइक पर ही पूरा होता था। वो किसी भी कीमत पर आशुतोष से शादी नहीं करना चाहती थी। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, बेशुमार दौलत और गंभीर व्यक्तित्व का मालिक आशुतोष भले ही किसी और लड़की का ख्वाब हो सकता था, लेकिन अनन्या का ख्वाब नहीं था क्योंकि उसे ईशांत मलिक जैसा प्लेबॉय पसंद था। लेकिन अपने परिवार के दबाव के आगे उसकी एक नहीं चली। शादी के 1 साल तक तो बहुत कुछ सामान्य रहा था। अनन्या को धीरे धीरे आशुतोष का प्यार समझ में आने लगा था। उसके बाद आशुतोष ने अपनी पढ़ाई तो जारी रखी, पर अनन्या ने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी और इसी बीच शिवम का जन्म भी हो गया, तो घर में भी किसी ने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे आशुतोष ने अपना ध्यान बिजनेस में लगाया और अनन्या शिवम को नैना जी के भरोसे छोड़कर पार्टी और क्लब में घूमने लगी। ईशांत मलिक के लिए ये सुनहरा मौका था। अनन्या की शादी राठौर में हो गई थी। रॉयल्स राजपूताना में फिर से अपनी पोजीशन पाने के लिए अनन्या उसके लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकती थी। ईशांत ने अपना जाल फैलाना शुरू किया।
उसने धीरे धीरे फिर से अनन्या के दिल में अपना सोया हुआ प्यार जगा दिया और अपनी मीठी बातों में अनन्या को फंसा लिया था। शुरुआती दिनों में तो अनन्या ने अपनी लिमिट समझकर अपने आप को एक दायरे में ही रखा था, लेकिन बाद में ये लिमिट खत्म हो चुकी थी और इस बात का पता आशुतोष को उसी रात लगा जिस रात ईशांत मलिक का फोन उसे आया था। आशुतोष ईशांत मलिक की फितरत जानता था, इसीलिए उसे अनन्या की चिंता होने लगी, पर वह इस वक्त मसूरी में था, चाह कर भी दिल्ली नहीं पहुंच सकता था। अनन्या को फोन लगाते लगाते वो परेशान हो गया था, लेकिन अनन्या का फोन ही नहीं लग रहा था। अंत में उसने फोन करके अपने पुराने भरोसेमंद ड्राइवर को गाड़ी होटल मूनलाइट के पास ले जाने के लिए कह दिया। उसने घड़ी देखा, रात के करीब 12 बज रहे थे। आशुतोष सोना चाहता था, लेकिन नींद उसके आंखों से उड़ चुकी थी। गुस्से में आशुतोष ने बेहिसाब ड्रिंक्स करना शुरू कर दिया था। नशे में आते आते अब आशुतोष की आंख बंद होने वाली थी। धीरे धीरे नशा उस पर कब्जा जमा रहा था और आशुतोष सब कुछ से बेखबर होकर सोना चाह रहा था। तभी आशुतोष के कमरे का दरवाजा नॉक हुआ। झल्लाते हुए आशुतोष ने दरवाजा खोला। सामने होटल का स्टाफ था। सर, आपके लिए दिल्ली से यह पार्सल आया है। डिलीवरी वाले ने आपके पास इस पैकेट को इसी समय पहुंचाने के लिए कहा है और साथ में ये भी कहा है कि यह बहुत जरूरी है, इसे तुरंत देख लीजिए। स्टाफ ने एक पैकेट आशुतोष की तरफ बढ़ाते हुए कहा। किसने भेजा है? आशुतोष ने पूछा। आई डोंट नो सर, पर उसने रॉयल्स राजपूताना के स्टाफ की ड्रेस पहन रखी थी, होटल स्टाफ ने बताया। आशुतोष ने उसके हाथ से पैकेट ले लिया और लड़खड़ाते कदमों के साथ बेड पर आकर उसे खोलने लगा। उस पैकेट में हॉस्पिटल की कुछ रिपोर्ट, डीएनए रिपोर्ट और फोटोग्राफ्स थे। साथ में एक डीवीडी था। आशुतोष ने सब कुछ किनारे करते हुए पहले फोटोग्राफी उठा लिए। फोटोग्राफ्स देखते ही आशुतोष बिल्कुल सदमे की हालत में पहुंच गया था। इन फोटोग्राफ्स में अनन्या को किसी लड़के के साथ बेहद करीब दिखाया गया था। आशुतोष का आधा नशा गायब हो चुका था। फिर उसने हॉस्पिटल की रिपोर्ट निकाली। इसमें आशुतोष, शिवम और शिवांगी के डीएनए रिपोर्ट थे। पता नहीं कब और कैसे किसने बनवाए थे, पर इन रिपोर्टों से साफ पता चल रहा था कि शिवम और आशुतोष के बीच बाप बेटे का संबंध है। पर शिवांगी आशुतोष की बेटी नहीं है। शिवांगी का आशुतोष से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। यहाँ तक कि अपनी बात को प्रूफ करने के लिए शिवम और शिवांगी के डीएनए रिपोर्ट के मैच की भी रिपोर्ट साथ में रखी गई थी, जिसमें साफ लिखा हुआ था कि शिवम और शिवांगी सौतेले भाई बहन हो सकते हैं। आशुतोष ने अपनी आंखें बंद कर ली। शायद उसे इस चीज का पहले से ही शक था कि शिवांगी उसकी बेटी नहीं है, पर शिवांगी की मासूम हरकतों ने जिस कदर उसके दिल पर अपना कब्जा जमाया था, उसके कारण वो इसे झूठला रहा था। लेकिन आज रिपोर्ट को देखने के बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बुरी तरह से टूट गया था। वो अपने कमरे में बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। मेरे प्यार में कहाँ कमी रह गई थी अनन्या, जो तुमने ऐसा काम किया। बेहिसाब दुख से रोते तड़पते और कुछ नशे में डूबे हुए आशुतोष ने फिर से पीना शुरू कर दिया और जाने कब बेसुध होकर सो गया। आखिर क्यों अनन्या ने उसके प्यार का ऐसा झटका दिया था? अनन्या गलत थी, ये बात आशुतोष समझता था, पर इतनी गलत होगी ये बात मानने के लिए आशुतोष का दिल और दिमाग बिल्कुल तैयार नहीं हो रहा था। पर अभी तो झटकों की शुरुआत हुई थी। इसके बाद तो लगातार आशुतोष के जिंदगी में झटके ही आने शुरू हो गए थे। आशुतोष को दूसरा झटका तब मिला जब सुबह लगातार हो रही मोबाइल की रिंग से उसकी नींद खुली। क्रमशः दूसरे दिन जब लगातार बजती हुई फोन की रिंग से आशुतोष की नींद खुली तो उसे अपना सर बहुत भारी भारी सा महसूस हो रहा था। शायद रात में बहुत ज्यादा पीने और रोने के कारण ऐसा हुआ था। किसी तरह से आंख खोलते हुए
उसने सामने दीवार पर लगी हुई घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 10 बजे बज रहे थे। 11 बजे उसकी एक लास्ट मीटिंग थी और इसके बाद उसे दिल्ली के लिए वापस निकलना था। किसी तरह से अपने आप को संभालते हुए आशुतोष ने बेड पर से नीचे उतरना चाहा। तभी उसकी नज़र अपनी हालत पर गई और अपने साथ सोई हुई मानसी पर पड़ी। आशुतोष ने एक नज़र अपने शरीर पर डाली, फिर दूसरी नज़र मानसी पर डाली। दोनों एक ही चादर में लिपटे थे, पर चादर के अंदर उनके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। आशुतोष ने गहरे दुख और अफसोस से अपनी आंखें बंद कर ली। ये कब और कैसे हुआ? आशुतोष को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जहां तक उसे याद था, वह रोते सिसकते हुए बेड पर लेट चुका था और उसी वक्त मानसी एक फाइल लेकर उसके पास आई थी, क्योंकि नशे की हालत में आशुतोष कमरे का दरवाजा बंद करना भूल गया था। फिर क्या हुआ था? आशुतोष को कुछ क्यों नहीं याद आ रहा था। मानसी अभी भी सोई हुई ही थी। आशुतोष ने मानसी को जगाना चाहा, तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। सर, कुछ नहीं चाहिए मुझे, तुम जाओ, आशुतोष ने चिल्लाते हुए जवाब दिया। उसे लगा कि होटल स्टाफ उसका नाश्ता लेकर आया था, पर यह बात कुछ और थी। होटल स्टाफ ने उसे बाहर से ही आवाज दी, सर, आपके लिए एक दूसरा पार्सल आया है। पार्सल का नाम सुनते ही आशुतोष का दिमाग चकरा गया। अब कौन सा झटका उसका इंतजार कर रहा था। किसी तरह से खुद को संभालते हुए आशुतोष ने अपने बदन पर टॉवल लपेटा और लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ अपने कमरे का दरवाजा खोल दिया। अभी भी उसके कदम उसका साथ नहीं दे रहे थे। पता नहीं नशे का असर अभी बाकी था या फिर बहुत ज्यादा पीने के कारण हैंगओवर हो गया था। पूरा बदन दर्द से अभी भी टूट रहा था। आशुतोष होटल स्टाफ को मेडिसिन के लिए कहना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से अभी स्पष्ट आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। दरवाजा खोलते ही स्टाफ ने अंदर झांक कर देखना चाहा, जैसे उसे पहले से ही पता था कि अंदर क्या है। आशुतोष ने झट से आधा दरवाजा बंद कर दिया और उसे घूर कर देखा। होटल स्टाफ ने अपना सर झुका लिया। होटल स्टाफ उसके हाथ से दूसरा पार्सल रखकर चला गया। कौन दिया? किसने दिया? कौन भिजवा रहा है? ये सब पूछने की भी आशुतोष के अंदर ना ताकत बची थी, ना ही क्षमता। सारा सर घूमता हुआ महसूस हो रहा था। आशुतोष ने पैकेट खोलकर देखा। इसमें बस एक डीवीडी की सीडी थी। आशुतोष ने तुरंत उसे अपने लैपटॉप पर लगाया और देखते ही अपने सर को दोनों हाथों से पकड़कर थाम लिया। जो कुछ कल बीती रात का उसे याद नहीं आ रहा था, वो सब कुछ इस सीडी में चल रहा था। धीरे धीरे रणविजय ने सब कुछ बताना शुरू किया और फिर इसके बाद शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का खेल। अनन्या भाभी की रिपोर्ट्स और उनकी सीडी और आशुतोष भाई की ये सीडी, सब कुछ की ओरिजिनल कॉपी ईशांत मलिक के पास थी और इसके बदले में उसे चाहिए था रॉयल्स राजपूताना के अंदर की इन्फॉर्मेशन। इसके साथ साथ पैसा। आशुतोष भाई ईशांत मलिक के जाल में फंसकर रह गए थे। रणविजय आगे भी बताना चाह रहा था, लेकिन तभी उसकी नज़र शिवम पर पड़ी, जिसके दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे। रणविजय ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। रणविजय के सीने से लगा हुआ शिवम फूट फूट कर रोने लगा। इसीलिए मना कर रहा था ना, चाय के बहाने तुम्हें यहाँ से हटाना चाहता था, पर तुम्हें ही सच सुनना था। मजबूत बनो, तुम हमारे बच्चे हो, आगे तुम्हें ही रॉयल्स राजपूताना संभालना है। जब साजिशों को सुनकर ही टूट जाओगे, तो फिर इन साजिशों का सामना कैसे करोगे? रणविजय ने शिवम को कंधों से थामकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला। उसने आदित्य को इशारा किया। आदित्य ने शिवम की तरफ पानी बढ़ा दिया। आपको भी पता था चाचू? शिवम ने पानी लेने से इनकार करते हुए आदित्य से पूछा। आदित्य इधर उधर देखने लगा। आदित्य जवाब दो। रणधीर जी की आवाज गूंजी। जी अंकल, मुझसे रणविजय ने बताया था। आदित्य ने धीरे से कहा।
तो फिर तुमने हम लोगों से बताया क्यों नहीं? अरे अधिराज उस समय आउट ऑफ कंट्री था, पर मैं तो वहीं पर था ना। रणधीर जी का गुस्सा बढ़ रहा था। यह क्या किसी को बताता? ये तो खुद सुनकर चुप हो गया था। आदित्य को अपनी तरफ बचाव के लिए देखता हुआ पाकर रणविजय ने कहा। रणधीर जी गुस्से में रणविजय और आदित्य की तरफ देख रहे थे। अंकल, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। और तुम शिवम, बिल्कुल शांत होकर मेरी बात ध्यान से सुनो। ये सब बिजनेस के दांव पेच थे। आशुतोष भाई इन सब चीजों से अनजान थे। उनका नाम सिर्फ आशुतोष नहीं है, वो सही में आशुतोष भगवान शिव शंकर जितने भोले हैं। पर यह बिजनेस है, हर हवा का रुख अपनी तरफ, अपने बलबूते पर मोड़ना पड़ता है। हर साजिशों के चक्रव्यूह को तोड़ना पड़ता है। यहाँ पर हर रन को जीतना पड़ता है, तब जाकर इंसान यहाँ पर अपने पैर जमा पाता है और बिजनेस की दुनिया में अपना नाम रणविजय सिंह राणावत की तरह सुनहरे अक्षरों में लिख जाता है। जो हालत तुम्हारी अभी हो रही है ना, इससे भी बुरी हालत मेरी हुई थी और इसी कारण इसने मुझसे कुछ भी नहीं बताया था, बल्कि सब कुछ झेलता हुआ उनके साजिशों को तोड़ रहा था। और साजिशों को तोड़ते तोड़ते इसका खुद का घर भी टूट रहा था। आदित्य ने शिवम को समझाते हुए कहा। बीती बातों ने आदित्य को दर्द तो दिया था, लेकिन शिवम का दर्द इस समय सबसे ज्यादा था। ये तो अभी शुरुआत है बच्चा, अभी से ही इस तरह से करोगे तो कैसे चलेगा? तुम तो सुनकर ही रोने लगे। हमने तो इन सब चीजों को झेला है। आज दुनिया जिस रणविजय सिंह राणावत को जानती है, वो रणविजय सिंह राणावत बनना इतना आसान नहीं था। लोग डूबती हुई नाव पर सवारी नहीं करना चाहते हैं। आज से 10 या 11 साल पहले जब मैंने फिर सामने से रॉयल्स राजपूताना संभाली थी ना, उस समय ये कंपनी पूरी तरह से लगभग डूबी हुई थी। मैंने सिर्फ अपनी नाव पार नहीं लगाई, बल्कि इसे इस रेस में सबसे आगे लाकर खड़ा भी कर दिया है। और मैं ये सब तुमको इसलिए बताना और सिखाना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर रॉयल राजपूताना का भविष्य देखता हूँ। तुम कहते हो ना कि तुम्हें मेरी की तरह बिजनेस करना है, इसलिए मजबूत होकर मेरी बात को सुनो और समझो। अभी जैसा कि डैड ने आदित्य को समझाया कि कौवा कान लेकर गया तो पहले कान को देखो। कौवे के पीछे भागने से कुछ हासिल नहीं होगा। बस वही बात थी। ये सब कुछ एक ट्रैप था, जिसमें कि आशुतोष भाई को अनन्या भाभी और मानसी को फंसाया गया था। रणविजय ने अगला बॉम्ब फोड़ा। मतलब? शिवम ने पूछा। यह एक बहुत बड़ी साजिश थी, मलिक ग्रुप की, जिसका जाल उसने इस कदर बिछाया था कि पूरा रॉयल्स राजपूताना खत्म हो जाता। रणविजय ने बताया। आखिर कौन सी बड़ी साजिश थी और रणविजय ने कैसे इस साजिश को तोड़ा, जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। रणविजय को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।